हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं और पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो इस स्कीम पे होने वाली इनकम पे टैक्स बचाने के लिए आपको फॉर्म 121 फिलअप करना है और पोस्ट ऑफिस में ले जाकर के सबमिट कर देना है। ये फॉर्म आपको अप्रैल मंथ में ही सबमिट करना है। तो पोस्ट ऑफिस की ऐसी वेरियस स्कीम्स होती हैं जिसमें कि आपने यदि इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपको ये रूल फॉलो करना होगा। जैसे 5 इयर्स टैक्स सेवर एफडी हो गया, पोस्ट ऑफिस एमआईएस, रिकरिंग डिपॉजिट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, टाइम डिपॉजिट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र। तो इन स्कीम में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको इस पे इंटरेस्ट की इनकम होती है और इस इंटरेस्ट इनकम पे पोस्ट ऑफिस टीडीएस काट लेता है पहले, जो कि एक एडवांस टैक्स के रूप में होता है। लेकिन इस टीडीएस से आपको बचना है तो आपको ये फॉर्म 121 सबमिट करना होता है। अब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो, किसान विकास पत्र हो, इस पे जो भी इंटरेस्ट इनकम होती है उस पर टीडीएस नहीं कटता है। तो यहाँ पे फॉर्म 121 इन दोनों ही स्कीम के लिए सबमिट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट इनकम आपको हो रही है उस इंटरेस्ट इनकम पे दो तरीके से टैक्सेस लगते हैं। पहला तो यहाँ पे हो गया टीडीएस के रूल एप्लीकेबल हो जाते हैं, दूसरा होता है टैक्स के रूल एप्लीकेबल हो जाते हैं। टीडीएस की यदि बात करें तो आपको यदि एक फाइनेंशियल ईयर में मतलब 26 और 27 ये स्टार्ट हो चुका है और आपने ये एस्टिमेट कर लिया कि पोस्ट ऑफिस में जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उस पर टोटल इंटरेस्ट इनकम हमारी 1 लाख रुपीस के ऊपर क्रॉस कर जाएगी, तो ऐसे केस में जो पोस्ट ऑफिस है वो सेक्शन 393(1) में 10% के रेट से टीडीएस आपका काट लेगा और वो डिपॉजिट कर देगा आपके पैन नंबर पे। दूसरा यहाँ पे ये है कि टैक्स, अब ये जो भी आपने स्कीम्स अभी देखा उस पे जो इंटरेस्ट इनकम आपको हो रही है उस पे टीडीएस तो आपका पहले ही कट जाता है, लेकिन उस इंटरेस्ट इनकम को अपने इनकम टैक्स रिटर्न में भी आपको रिपोर्ट करना होता है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको वो इंटरेस्ट इनकम लेनी होती है और वो इंटरेस्ट इनकम आपकी स्लैब रेट से टैक्सेबल होती है। अब जो स्लैब रेट यहाँ पे दिया गया है ये टैक्स ईयर 26-27 के लिए भी एप्लीकेबल है। अब 4 लाख रुपीस तक आपकी इनकम यदि आती है तो उस पर नील का रेट अप्लाई होता है, कोई भी आईटीआर आपको फाइल नहीं करनी होती है। और यहाँ पे है कि 12 लाख तक यदि आपकी इनकम आती है तो उस पर 60,000 का टैक्सेस बनता है, लेकिन आपको 60,000 रुपीज पे 87A की रिबेट मिलती है, आपके टैक्सेस नील हो जाते हैं। इसके बाद यदि आपकी इनकम इन स्लैब में आती है तो उस पर टैक्स के रेट्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि एवरी 4 लाख इनकम जो आपकी इंक्रीज होती है उससे 5% के टैक्सेस बढ़ते चले जाते हैं। तो यहाँ यदि 12 लाख रुपए तक आपकी यदि इनकम आती है, जैसे कि पोस्ट ऑफिस में जितने भी इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी है जो उस पर आपको इंटरेस्ट इनकम हो रही है, उसके अलावा भी आपकी जो भी इनकम है लाइक पेंशन की इनकम, डिविडेंड की इनकम, वो सब मिला करके आपका 12 लाख तक यदि आता है तो उस केस में वो टोटल आपकी इनकम क्या होगी, टैक्स फ्री होगी। तो यहाँ पे जो 10% का टीडीएस आपका कटने वाला है इसको बचाने के लिए आप अप्रैल 2026 में ही फॉर्म 121 को प्रिपेयर करेंगे और सबमिट करेंगे, तब आपका टीडीएस नहीं कटेगा। कि पहला कंडीशन तो ये होगा कि आपकी जो इंटरेस्ट इनकम होगी वो 1 लाख रुपीस के ऊपर जानी चाहिए और सेकंड ये होगा कि आपकी टोटल इनकम 12 लाख रुपीस तक है और उस पर जो भी टैक्सेस आपके आ रहे हैं वो नील होने चाहिए। अब स्पेशल रेट की इनकम की यदि बात करें तो जैसे आपको लॉटरी, हॉर्स रेसिंग, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम्स, ऑनलाइन गेमिंग, शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में आपको कैपिटल गेन की इनकम होगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कोई प्रॉपर्टी सेल करने पे हो गया जो कि 12 लाख के इनकम में इंक्लूड है। तो यदि इस पे कोई भी टैक्सेस आपका लगेगा, क्योंकि इस पे जनरली स्पेशल रेट से टैक्सेस लगते हैं, तो यदि आपके कोई भी टैक्सेस बनेंगे तो उस केस में आप फॉर्म 121 को फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो आपको मेक श्योर कर लेना है कि जो आपकी टोटल इनकम 12 लाख रुपीस की आ रही है या उसके नीचे है उस पे कोई भी टैक्सेस आपका ड्यू नहीं होना चाहिए। अब फॉर्म 121 आपको कब फाइल नहीं करना है, पहला तो ये हो गया कि आपकी यदि टोटल इंटरेस्ट इनकम 1 लाख रुपए के नीचे है, सेकेंड ये हो गया कि आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम 12 लाख रुपीस के ऊपर क्रॉस कर जाती है, थर्ड ये हो गया कि आपकी टोटल इनकम 12 लाख तक तो है लेकिन उसमें कुछ स्पेशल रेट की इनकम इंक्लूड है जिसपे कि टैक्सेस बन रहा है। तो फॉर्म 121 आपको सबमिट करना है, तो उस केस में आप इसको कैसे फिलअप करेंगे ये आपको समझना जरूरी है और ये फॉर्म आपको पोस्ट ऑफिस से भी मिल जाएगा या फिर आप इनकम टैक्स के पोर्टल से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे पार्ट ए और पार्ट बी दो होते हैं इस फॉर्म 121 में। पार्ट ए आपको फिलअप करना होता है और यहाँ पे जो पार्ट बी है वैसे तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पोस्ट ऑफिस की है,
लेकिन यदि पोस्ट ऑफिस मना कर देता है तो इसमें कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि आपको ही डालनी पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं कि पार्ट ए में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन डालनी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, नेक्स्ट यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, आपको अपना परमानेंट अकाउंट नंबर यहाँ पे फिलअप करना है, आपको यहाँ पे अपना स्टेटस डालना है। तो यहाँ पे आप एक सीनियर सिटीजन हो तो आप इंडिविजुअल डाल सकते हो, रेजिडेंशियल स्टेटस आपको रेजिडेंट यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पर आपको यस सेलेक्ट करना है, आप एक सीनियर सिटीजन हो। यहाँ पे ईमेल आईडी आप डाल सकते हो, यहाँ पे आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर डाल देना है, और इसके बाद आपको यहाँ पे टैक्स ईयर 26-27 डालना है। इसके बाद डिटेल ऑफ इनकम में नेचर ऑफ इनकम, तो आपका इन्वेस्टमेंट जो भी हो जहां से कि आपको इंटरेस्ट इनकम होने वाली है उसके नेचर को यहाँ पे डालना होगा। लाइक आपने यदि एफडी किया हुआ है तो यहाँ पे आप एफडी डाल दोगे, टाइम डिपॉजिट डाल दोगे, या फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम डाल दोगे। ठीक है, अब एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड, तो यहाँ पे जो भी नेचर आप स्पेसिफाई कर रहे हो उसका टोटल इंटरेस्ट इनकम जो कि टैक्स ईयर 26-27 में आप एस्टिमेट करते हो, ये आपको पता लग जाता है कि आपको कितना इंटरेस्ट इस ईयर में मिलने वाला है, तो उसका टोटल आपको यहाँ पे डाल देना है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि डिटेल्स ऑफ फॉर्म 121 अदर देन दिस फॉर्म फाइल ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। पॉइंट नंबर 11 में है कि आपने यदि फॉर्म 121 इसके पहले भी सबमिट कर दिया है, लाइक बहुत से फॉर्म 121 जो फाइल किए जाते हैं वो पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम के अलावा भी टीडीएस को बचाने के लिए फाइल किए जाते हैं। तो आपने यदि कोई पहले फॉर्म 121 फाइल किया हुआ है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है, लेकिन यदि आप फर्स्ट टाइम फॉर्म 121 फाइल कर रहे हो तो आपको यहाँ पे कोई डिटेल देने की जरूरत नहीं है। लाइक आपने यदि पहले 121 फाइल कर दिया है तो यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स मेंशन करना है कि कितना आपने फाइल किया हुआ है। इसके बाद है कि एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच 121 वर फाइल्ड, मतलब पहले जो आपने फाइल किया था फॉर्म 121 उसका टोटल इनकम कितना था जो कि आपने उसमें डिक्लेयर किया हुआ है। एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। अब यहाँ पे आपको एग्रीगेट अमाउंट डालना है, तो जो आपने 10 में अमाउंट डाला था और यहाँ पे 11B में जो डाला था दोनों को प्लस करके आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 13 में एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द टैक्स ईयर इंक्लूडिंग द इनकम मेंशन इन द कॉलम 12। तो यहाँ पे क्या है कि आपकी जो टोटल इनकम लाइक पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम के अलावा भी आपकी बहुत सारी इनकम हो सकती है, सैलरी हो सकता है, डिविडेंड हो सकता है, सेविंग बैंक की इंटरेस्ट हो सकती है, या फिर म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट की। तो आपको टोटल अपना इनकम कर लेना है, एस्टिमेट लगा लेना है कि टैक्स ईयर 26-27 में आपको कितनी इनकम जनरेट होने वाली है। तो यहाँ पे आपको टोटल इनकम डाल देना। ये जो टोटल इनकम मैंने आपको बताया ये 12 लाख रुपीस तक यदि आती है, ठीक है, उस पर कोई भी टैक्सेस आपके नहीं बनने चाहिए, तो उस केस में 121 को आप फाइल कर सकते। अब यहाँ पे आपको डिटेल्स ऑफ आईटीआर फाइल्ड फॉर द प्रीवियस 2 टैक्स ईयर, आपने पिछले 2 सालों की आईटीआर यदि फाइल की हुई है तो उसका आपको डिटेल यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर डाल देना है, एक्नॉलेजमेंट नंबर जो कि आप ई फाइलिंग पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हो, आईटीआर फॉर्म वहां से आपको मिल जाएगा, और कौन सा रिटर्न आपने फाइल किया हुआ है वो आपको यहाँ पे डालना है। आईटीआर 1 हो 2, 3 जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हुआ था वो आपको डालना है। इसके बाद यहाँ पे हम आते हैं पार्ट बी पे। वैसे जनरली पार्ट बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पोस्ट ऑफिस की ही रहेगी, लेकिन बहुत सारे लोगों को पार्ट बी फिलअप करने के लिए बोला जा रहा है, बैंक या पोस्ट ऑफिस में लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो 1 से लेके 6 तक है ये आपको फिलअप नहीं करना है। यहाँ पे आपको टैक्स ईयर 26-27 डाल देना है, और इसके बाद आपको यहाँ पे अपना नेम इंटर करना है, आपको पैन नंबर डालना है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यदि कुछ है तो डाल सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर ये आप डाल दोगे। और इसके बाद आपको पॉइंट नंबर 15 में है कि एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड। तो यहाँ पे जो कॉलम नंबर 10 में आपने पार्ट ए में ऊपर जो अमाउंट फिलअप किया हुआ था 10 में, वो अमाउंट आपको यहाँ पे डालनी है। इसके बाद एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द टैक्स ईयर ऑफ द प्रीवियस डिक्लेरेंट, तो जो कॉलम नंबर 13 में जो कि आपने अभी ऊपर देखा था, यहाँ पर पार्ट ए में 13 पॉइंट में यहाँ जो अमाउंट आपका रहेगा वही अमाउंट आपको यहाँ पे ला करके सिंपली पेस्ट कर देना। एग्रीगेट अमाउंट ऑफ विच इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड, तो जो कॉलम नंबर 12 में आपने ऊपर फिलअप किया था अमाउंट वो आपको डालना होगा, और इसका डेट आपको यहाँ पे इंटर करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना नेम इंटर करना है, पैन नंबर यहाँ पे आपको डालना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर और नेम, प्लेस और डेट ये आपको फिलअप करना है डिटेल। और यदि कोई ऑथोराइज्ड पर्सन है तो वो अपनी डिटेल यहाँ पे दे सकता है, यहाँ पे नेम और उसका पैन नंबर और सिग्नेचर यहाँ पे कर देना, नेम और डेट ऑफ प्लेस डाल के ये आपको सबमिट कर देना। तो ये फॉर्म
आप जो है अप्रैल मंथ में ही सबमिट कर दें, जिससे कि आपका जो भी टीडीएस वगैरह कटने वाला होगा वो नहीं कट पाएगा और आप अपने टैक्सेस को बचा पाएंगे। होप कि आपको ये वीडियो पसंद अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।